अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 इनहेरिटेंस के बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें मेंडल्स लॉ है, डार्विन्स थ्योरी है और एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस और वेरिएशंस हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क ग्रेगोर जॉन मेंडल की रिसर्च पर बेस्ड है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स गार्डन पी पे किए, जिसको गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पेजम सैटिवम है। इन्होंने इस पी प्लांट के 7 ट्रेट्स को या करेक्टर्स को स्टडी किया, जिसमें हाइट, सीड शेप, पॉड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर आ जाता है। इसी वजह से कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल ने इन 7 ट्रेट्स के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को स्टडी किया, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का मतलब ये है कि जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, और रिंकल्ड सीड्स या राउंड सीड्स, येलो सीड्स या ग्रीन सीड्स, इन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को उसने क्रॉस बीड्स के दरमियान स्टडी किया और ऑफस्प्रिंग्स में जो रिज़ल्ट मिला उसको उसने रिकॉर्ड किया। इस तरह उसने जो हाइपोथेसिस तश्कील दिए थे, उसको उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया और अपने लॉज बनाए, जो कि हम सब पढ़ते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। अब ये कि ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं या प्योर ब्रीड क्या है, तो ट्रू ब्रीडर्स वैसे वो प्लांट्स जो कि जब सेल्फ फर्टिलाइज्ड हों तो उनके ऑफ स्प्रिंग्स लुक एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, यानी कि जैसे एक पी प्लांट है और वो टॉल है और उसका पर्पल फ्लावर्स हैं, तो अगर वो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो भी टॉल होगी और उसके पर्पल फ्लावर्स होंगे। तो ऐसे को हम ट्रू ब्रीडर्स कहते हैं और उनकी ऑफ स्प्रिंग को प्योर ब्रीड कहते हैं। मेंडल्स की 3 लॉज हैं: लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a pair of contrasting characters heterozygous is brought together in a cross, only one factor will express in the offspring while other will be masked. इस लॉ को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक प्योर ब्रीड टॉल प्लांट है और एक दूसरा भी टॉल प्लांट है, इसके जो गैमेट फॉर्मेशन होगी उसमें करेक्टर टॉल ही ट्रांसमिट होगा और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उसमें भी दोनों करेक्टर्स टॉल के ही होंगे और ये टॉल होगी जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। अगर एक ड्वार्फ प्लांट है, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इनकी जब क्रॉसिंग होगी और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, तो वो ड्वार्फ होगी और ये दोनों होमोजाइगस कहलाएंगे इस ट्रेट के लिए। लेकिन जो जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं मेंडल्स लॉ की, उसमें उसने क्या किया कि एक प्योर ब्रीड टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। इनसे जो गैमेट प्रोड्यूस हुए उनमें इनकी सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर आया। फिर जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उसमें दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद थे, लेकिन ऑफ स्प्रिंग टॉल थी, यानी कि जो एक फैक्टर था वो डोमिनेंट रहा। ये कंडीशन हेटेरोजाइगस थी और जो जीन एक्सप्रेस कर रही थी अपने आप को वो डोमिनेंट थी और जिसने एक्सप्रेस नहीं किया वो रिसेसिव थी।
और ये जनरेशन कहलाई फर्स्ट फ्लैल जनरेशन या F1 जनरेशन। ये गैमेट्स थे और ये पेरेंटल जनरेशन थी। अब ये जो जीन का हम बता रहे हैं कि कैपिटल टी से हम टॉल को डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल टी से हम ड्वार्फ को डिनोट कर रहे हैं, तो ये इसकी जीनोटाइप कहलाती है। और जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ और जैसा वो नज़र आ रहा है यानी कि टॉल है, तो वो उसका फिनोटाइप है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो टॉल है, तो वो उसकी फिनोटाइप है। ये प्लांट शॉर्ट था, तो ये उसकी फिनोटाइप थी। ये भी टॉल था, ये भी उसकी फिनोटाइप थी। लेकिन इसका जेनेटिक मेकअप में दोनों कैपिटल टी मौजूद थे, इसमें दोनों स्मॉल टी मौजूद थे। ये इनका जीनोटाइप है। यहाँ से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी समझ सकते हैं और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव को भी समझ सकते हैं। इस लॉ की वजह से कुछ डेफिनेशंस का पता चला जिनका बुक में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और अभी जो हमने देखा वीडियो में, तो इसमें सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर दी गई हैं, जिसमें डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, पेरेंटल जनरेशन, फ्लाइड वन जनरेशन। अब सेकंड फ्लाइड जनरेशन या F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लाइड वन जनरेशन को कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मेंडल्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in an organism, the factors genes exist in pairs, but during gamete formation, these factors segregate cleanly from each other, so each gamete has only one factor of a trait. यानी एक ऑर्गेनिज्म में जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं या जीन्स होती है, वो पेयर में होती है। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो ये पेयर अपने आप को सेपरेट कर लेता है और सिर्फ एक ही फैक्टर गैमेट में ट्रांसफ़र होता है। इस लॉ में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो हमने पहले लॉ में स्टडी किया था कि दो टू ब्रीडर्स को, एक टॉल और एक ड्वार्फ को, उसने जब क्रॉस ब्रीड किया था, तो एक हेटेरोजाइगस जनरेशन आई थी ऑफस्प्रिंग, जिसमें टॉल डोमिनेंट जीन थी, जिसको F1 जनरेशन कहा गया था। अब यही जो हेटेरोजाइगस जनरेशन थी, F1 जनरेशन, इसको उसने जब क्रॉस किया, तो उसके पास जो रिजल्ट्स आए, उसमें उसको 3 टॉल मिले प्लांट्स और एक प्लांट उसमें ड्वार्फ था। यानी कि 3 टॉल प्लांट्स थे और एक शॉर्ट प्लांट था, जिसमें से 2 होमोजाइगस थे। एक होमोजाइगस फॉर टॉल था, एक होमोजाइगस फॉर शॉर्ट था, और 2 हेटेरोजाइगस थे, लेकिन उसमें टॉल डोमिनेंट था। तो अब ये किस तरह हुआ? इस तरह हुआ कि जब F1 जनरेशन के हेटेरोजाइगस वाले जो प्लांट्स थे, उनसे जब गैमेट फॉर्मेशन हुई, तो इनसे एक स्मॉल टी का गैमेट बना, शॉर्ट का, और एक गैमेट ने टॉल का करेक्टर लिया। अब यहाँ पे इसने भी एक शॉर्ट का करेक्टर लिया और एक ने टॉल का करेक्टर लिया। फिर इनकी आपस में जब क्रॉस ब्रीडिंग की गई, तो इन गैमेट्स की वजह से हमें ये जनरेशन का नतीजा मिला।
इस तरह से उसने ये नतीजा अखज़ किया कि अ, जब हेट्रोज़ाइगस प्लांट्स की ब्रीडिंग हम करते हैं तो उनसे हमें 3:1 के रेशियो से करैक्टर अपने आप को ज़ाहिर करती है। और इसलिए जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हर करैक्टर अपने आप को क्लीनली सेपरेट कर लेता है फ्रॉम द अदर करैक्टर, जो कि हमने इसके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा। इस जनरेशन को सेकंड लाइल जनरेशन कहा गया या F2 जनरेशन। इस तरह से जो पेरेंटल खासियतें थी या पेरेंटल ट्रेट्स थे, उन्होंने एक जनरेशन को छोड़कर यानी कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट वाली जीन ने एक्सप्रेस किया, जबकि जो सेकंड फ्लैट जनरेशन थी उसमें दोनों तरह के ट्रेट्स को प्रेजेंट किया गया, यानी कि शॉर्ट भी मिला आपको और टॉल प्लांट भी मिला, अगर 3:1 के रेशियो से। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ईच करैक्टर बिहेव्स एज अ सेपरेट यूनिट एंड इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर करैक्टर। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने अभी तक मेंडल्स ने सिर्फ एक करैक्टर को एट अ टाइम स्टडी किया था, एक ट्रेट को। अब उसने दो ट्रेट्स को इकट्ठा स्टडी किया, यानी कि उसने कुछ प्लांट्स लिए जिनकी सीड्स राउंड और येलो थी, और कुछ प्लांट्स लिए जिनकी सीड्स रिंकल्ड और ग्रीन थी। उनको उसने क्रॉस पॉलिनेट किया और ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या ये दोनों ट्रेड्स सेपरेटली ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, या ये कि ये ट्रेड्स आपस में मिले हुए हैं, यानी कि जहाँ पे रिंकल सीड होगी तो वो ग्रीन होना ज़रूरी है, यानी कि अगर ग्रीन है तो उसके साथ रिंकल होना ज़रूरी है, राउंड है तो उसके साथ येलो होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये उसने एक्सपेरिमेंट से आगे प्रूव किया। तो पहले जो पेरेंटल जनरेशन थी उनमें से एक रिंकल और ग्रीन सीड्स वाले प्लांट थे और एक राउंड और येलो सीड्स वाले प्लांट थे। इनके जो गैमेट्स फॉर्म हुए उनमें राउंड और येलो की जीन्स थी और इसमें रिंकल और ग्रीन की सीड्स थी। अब इससे जो जनरेशन मिली जो कि F1 जनरेशन थी, उसमें डोमिनेंट जीन ने एक्सप्रेस किया और ये प्लांट राउंड और येलो सीड्स वाले थे। हालांकि इसमें जीन्स रिंकल्ड और ग्रीन की भी थी, लेकिन सिर्फ डोमिनेंट जीन ने F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो अगर ये दोनों जीन्स जो कि राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी होती, तो नेक्स्ट जनरेशन में उसको जो सीड्स मिलती उनमें से 3/4 को राउंड येलो होना चाहिए था और 1/4 को रिंकल्ड ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन ये रिजल्ट्स नहीं मिले। यानी कि हमें 4 तरह के सीड्स वाले प्लांट्स मिले। एक वो जो कि राउंड और येलो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, एक वो जो राउंड और ग्रीन, एक रिंकल्ड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन। यानी कि इससे ये पता चला कि शेप की जीन्स और कलर की जीन्स अलग अलग ट्रांसमिट होती हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जब इसमें यूँ हुआ कि जब हमने F1 जनरेशन जो कि हेट्रोजाइगस थी, जिसमें राउंड और रिंकल्ड दोनों की जीन्स आई हुई थी और येलो और ग्रीन दोनों की जीन्स आई हुई थी, तो इनकी जो गैमेट फॉर्मेशन हुई उससे 4 तरह के गैमेट्स बने, यानी कि जिसमें राउंड और ग्रीन था और रिंकल और येलो था जीन थी, राउंड और येलो जीन थी और येलो और रिंकल जीन थी। अब इनको जब
क्रॉसिंग की गई तो हमें इस तरह से रिज़ल्ट मिले कि जब ये डायग्राम बनाएंगे तो हमने ये ख्याल रखना है कि हम इन स्फीयर को देख रहे हैं, फिर इस स्फीयर को देख रहे हैं, फिर इस स्फीयर को देख रहे हैं, फिर इस स्फीयर को देख रहे हैं। तो जब हम इसका बनाएंगे तो हम 2 येलो कैपिटल में लिखेंगे और 2 स्मॉल आर हो जाएंगे। इस तरह से ये एक येलो और रिंकल्ड सीड वाला प्लांट बना। फिर यहाँ से और इसको क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास एक 2 कैपिटल येलो आ जाएंगे, यानी कि ये भी येलो सीड हुई और इसके अलावा राउंड और रिंकल की जीन आएगी, लेकिन राउंड की डोमिनेंट होगी। तो ये हमारे पास राउंड और येलो बनेगा। फिर इसी तरह से जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई आएगा और स्मॉल वाई आएगा और रिंकल्ड की 2 जीन्स आएंगी। तो ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा येलो और रिंकल सीड। अब इसी तरह से यहाँ पे जब हम आएंगे तो कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई आएगा और स्मॉल वाई आएगा और राउंड की जीन आएगी और रिंकल की जीन आएगी। तो इनकी क्रॉसिंग को, इस डायग्राम को बनाने का ये तरीका है। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट को ले लें कि येलो की जीन है और ये वाले येलो की जीन है, ठीक है। इन दोनों को हम क्रॉस कर रहे हैं और एक राउंड की कैपिटल राउंड आएगा और एक स्मॉल आर आएगा, यानी कि रिंकल। तो अब ये जो प्लांट होगा इसकी जो सीड्स होंगी वो येलो होंगी और राउंड होंगी। इसी तरह से अब हम इन दो को करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। तो एग्ज़ाम में जब आपको डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरह से बनाएं, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप गैमेट्स बनाएं और उनको देखकर आप नेक्स्ट डायग्राम बना लें। इसमें सारे डोमिनेंट जीन्स आ रहे हैं तो ये येलो और राउंड होगा। इसी तरह से ये कैपिटल वाई लें, इसका स्मॉल वाई आएगा, यानी कि ग्रीन। और यहाँ पे आप राउंड और फिर रिंकल जीन। अब इन गैमेट्स की कॉम्बिनेशन से जो हमें डिफरेंट प्लांट्स मिले जिनकी सीड्स में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो उनको हमने इस तरह से क्रॉसिंग करके बनाया। अब हमें इससे ये रिज़ल्ट मिला कि जो येलो और रिंकल थे वो 3 प्लांट्स थे, जो ग्रीन और रिंकल था वो 1 था, और येलो और राउंड जो थे वो भी 3 थे, और येलो और राउंड जो थे वो 9 थे, और ग्रीन और राउंड जो थे वो 3 थे। तो ये हमारे पास 9:3:3:1 के रेशियो से प्लांट्स मिले। जो भी इस क्रॉसिंग के नतीजे में बने वो 9:3:3:1 के रेशियो से मिले। ना ये कि 3/4 जो थे वो येलो और राउंड हो जाते और 1/4 जो थे वो ग्रीन और रिंकल्ड हो जाते। तो इस तरह का रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि हेट्रोज़ाइगस कंडीशन जो प्लांट की थी, जो F1 जनरेशन की थी, उससे जो F2 जनरेशन बनी उसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हुए, और इससे ये नतीजा निकला कि हर करेक्टर की जीन अलग ट्रांसमिट होती है और दूसरे करेक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। अभी तक हमने ये पढ़ा था मेंडल्स लॉ में कि सिर्फ 1 फैक्टर ही हेट्रोज़ाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में बाद में पता चला कि कुछ करैक्टर्स या ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो कि उनके
दोनों एक्सप्रेस करती हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी कि दोनों डोमिनेंट होती हैं। इस फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस को को डोमिनेंट कहते हैं। और इसका एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप है, जैसे उसमें ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रोड्यूस होती हैं और दोनों डोमिनेंट होती हैं। अब दूसरा फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर हुआ जिसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दिया गया, जो कि कार्ल स्कोरेंस ने 1899 में एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। कार्ल ने एक प्योर रेड फ्लावर प्लांट को एक प्योर वाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीड किया, तो उसको एक मिक्स कलर यानी कि एक पिंक कलर का फ्लावर वाला प्लांट मिला। यानी कि ये रिज़ल्ट जो थे वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ डोमिनेंस थे, क्योंकि एक नया फिनोटाइप डेवलप हुआ जिसमें दोनों वाइट और रेड की जीन्स ने मिलकर एक कलर नया कलर बनाया। अब इस F1 जनरेशन को, जो कि पिंक कलर के फ्लावर थे, जब उसने क्रॉस पॉलिनेट किया, आपस में सेल्फ पॉलिनेट किया, तो उसको तीनों तरह की फिनोटाइप्स मिली। यानी कि एक वाइट फ्लावर मिला, 2 पिंक फ्लावर्स मिले और एक रेड, यानी कि ये 1:2:1 के रेशियो में उसको मिले। जो रेड फ्लावर था और वाइट फ्लावर था वो होमोजाइगस थे, और जबकि जो पिंक फ्लावर थे वो हेटेरोजाइगस थे। इसका मतलब है कि दो जीन्स ने दोनों जीन्स ने हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए ब्लेंड हो गए और नया फिनोटाइप बनाया। इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस कहा गया। अब इसका स्टेटमेंट ये है कि द फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर बोथ एलील्स ऑफ अ ट्रेट एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस condition and their expression get blended to produce new phenotype. This is known as incomplete dominance. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।